वो ये जानना चाह रहा है कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या वाकई में केस इतना संगीन है? क्या धाराएं इतनी संगीन हैं जिनके तहत आर्यन खान लगातार सलाखों के पीछे है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील जावेद खान साहब। जावेद जी, सबसे पहले सवाल यही, क्योंकि जनता यही जानना चाह रही है कि आर्यन खान के खिलाफ आरोप क्या है, उनके साथियों को किन किन धाराओं के तहत पकड़ा गया है, उनको बुक किया गया है, क्या वो वाकई में इतनी संगीन कि उनको छोड़ा नहीं जा रहा, जमानत नहीं मिल रही? सर देखिए, धाराएं जो हैं जिनके तहत आर्यन खान और उनके साथियों को बुक किया गया है, वे धाराएं हैं प्राइमरीली सेक्शन 8 क्लॉज सी, सेक्शन इट्स 20 क्लॉज बी, सेक्शन 27, 29 एंड सेक्शन 35। सेक्शन 8 क्लॉज सी जो है वो एक प्रतिबंध लगाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के पोजेशन, सेल, परचेज, कंजम्पशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में डील नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जो कि धारा 20 क्लॉज बी के अंतर्गत पनिशेबल बनाया गया है। सेक्शन 29 जो है वो कॉन्स्पिरेसी टू कमिट दीज ऑफेंसेस के बारे में है। एंड सेक्शन 35 इज नॉट एन ऑफेंस बाय इटसेल्फ। सेक्शन 35 एक कल्पेबल मेंटल स्टेट को बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या उन्हें बुक किया गया है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने कल्पेबल मेंटल स्टेट यानी कि मेंस-रिया के साथ कमिट किया है। सो इन सेक्शंस को अगर देखा जाए तो बाय इटसेल्फ दे आर सीरियस ऑफेंसेस, बट जो क्वेश्चन हम एग्जामिन करना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या इस केस में इन फैक्ट्स को देखते हुए ये ऑफेंसेस बनना पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो सर यही बताइए कि जो प्रकरण इस वक्त सामने आए, जो फैक्ट सामने आए, क्या उनको देखते हुए प्राइमा फेसी ये मामला बनता भी है या नहीं बनता है? उसके लिए सबसे पहले हमें इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट का जो पर्पस है सबसे पहले वो हमें देखना पड़ेगा। ये एक्ट एनडीपीएस एक्ट 1985 में इस पर्पस के लिए लाया गया था कि ड्रग्स अब्यूज़ और ड्रग्स के मार्केट में सर्कुलेशन को कंट्रोल किया जा सके एंड उसके अब्यूज़ को प्रिवेंट किया जा सके। एंड मोर ओवर जो पर्सन्स ड्रग्स के एडिक्ट हैं उन एडिक्ट पर्सन्स को रिहेबिलिटेट करके रिफॉर्म किया जाए। नाउ इस केस में अगर देखा जाता है तो यहाँ पे कोई ड्रग एडिक्ट्स या कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स इन्वॉल्व नहीं है। दीज आर यंगस्टर्स जिन्हें कि किसी मिस्टेक के लिए बुक किया गया है। अब यहाँ पे फैक्ट्स देखते हैं अगर हम, तो मुंबई स्पेशल कोर्ट जो है उसका अगर बेल ऑर्डर हम देखते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली कोर्ट ने ये नोट किया है कि आर्यन खान के पोजेशन से कोई भी कॉन्ट्राबैंड रिकवर नहीं हुआ है। जो कॉन्ट्राबैंड रिकवर हुआ है वो सिर्फ 6 ग्राम चरस है और वो रिकवर हुआ है उसके फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड अरबाज मर्चेंट के शूज में से। अब ये क्वेश्चन देखना जरूरी है कि क्या उसके फ्रेंड के जूते में छुपा हुआ 6 ग्राम चरस को आर्यन खान की पोजेशन से रिकवर होना माना जा सकता है या नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मदन लाल के जजमेंट में, जो कि 2003 का जजमेंट है, उसमें ये एक्सप्लेन किया है कि मेयर पोजेशन वर्ड जो है उसे कॉन्शियस पोजेशन माना जाना चाहिए। सिर्फ किसी के पास पोजेशन में से कोई कॉन्ट्राबैंड मिलना कैन नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। उसे उस बात की नॉलेज होनी चाहिए और उसकी इंटेंशन होनी चाहिए टू कमिट एन ऑफेंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक डिलीवरी मैन है जिसे कि एक पैकेज डिलीवर करने के लिए दिया गया है, उसे नहीं मालूम कि उस पैकेज में क्या है। अब उस पैकेज उस आदमी को इंटरसेप्ट किया जाता है, उसे रोका जाता है और उसमें ड्रग्स निकलती हैं। तो क्या उस आदमी को ये कहा जा सकता है दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस? ऑब्वियसली नो, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस पैकेज में क्या है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियस पोजेशन जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। ये एक तरीके से जिम्मेदारी किसकी होगी इसको साबित करने की? एनसीबी की जिम्मेदारी होगी या आर्यन खान की जिम्मेदारी होगी कि उसको ड्रग्स के बारे में जानकारी थी या नहीं थी? करेक्ट। जो फर्स्ट फैक्ट है, पोजेशन प्रूव करने की जिम्मेदारी इज ऑन द एनसीबी। अगर पोजेशन प्रूव हो जाता है कि पोजेशन की आर्यन खान की पोजेशन से ड्रग्स मिले हैं, देन द बर्डन शिफ्ट्स अपॉन आर्यन खान। फिर आर्यन खान को ये बर्डन डिस्प्रूव करना पड़ेगा, उसे ये डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरी कॉन्शियस पोजेशन में नहीं थे, या उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो उन ड्रग्स को क्यों कैरी कर रहा था। जबकि इस केस में पोजेशन का फैक्ट एडमिटेडली आप स्पेशल कोर्ट का बेल ऑर्डर देखेंगे, वहां एडमिट किया गया साफ साफ कि उसकी पोजेशन से नहीं मिला है।
सो अंटिल एंड अनलेस कॉन्शियस पोजेशन इज प्रूव्ड, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि उसे डिस्प्रूव करने का बर्डन आर्यन खान पे शिफ्ट हो गया है। सर ये एक फैक्ट है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सेक्शन 35 जो इन्होंने इन्वोक किया है, सेक्शन 35 यही कहता है कि एनडीपीएस में बुक किए गए केसेस में मेंटल स्टेट प्रिज्यूम की जाएगी कि उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेट मतलब मेंस रिया गिल्टी इंटेंशन प्रेजेंट था। लेकिन यहां पे उसके लिए ये फैक्ट प्रूव करना जरूरी है, जो बेसिक फैक्ट होता है एक्टस रियस जो होता है वो प्रूव करना जरूरी है कि उसके पोजेशन से ड्रग्स मिले थे, तभी ये प्रिजम्पशन पिक्चर में आएगा। ठीक है, एक और सवाल सर, क्योंकि व्हाट्सएप चैट को लेकर काफी बवाल हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो बेल खारिज की गई उसमें व्हाट्सएप चैट पर जोर भी दिया गया। सवाल मेरा है कि जिस तरीके की व्हाट्सएप चैट मिली है और कहा जा रहा है 18-19 के आसपास की है, क्या ये साक्ष्य मान्य है और क्या इनको एग्जामिन किया जा सकता है कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप चैट्स बाय इटसेल्फ एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है। इन्हें एविडेंस में एडमिसिबल होने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेज पे पेश किया जाना चाहिए कोर्ट में, जबकि ट्रायल चल रही हो। इस स्टेज पे बेल ग्रांट करने के कंसिडरेशन के टाइम पे व्हाट्सएप चैट्स पे रिलाई करना इज नॉट परमिसिबल इन लॉ जी। एंड तो व्हाट्सएप इतना बवाल क्यों है व्हाट्सएप चैट को लेकर? सर ये सिंस एनसीबी को और कोई मटेरियल मिला नहीं है यहाँ पे, सो एक ये एफर्ट किया जा रहा है व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन करने का। एंड मे हैपन, ये आगे हो सकता है कि उन्हें कुछ वहाँ से इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिले, बट अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग एनसीबी को व्हाट्सएप चैट्स में से ऐसा कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला है। स्पेशल कोर्ट के बेल ऑर्डर को भी अगर हम देखते हैं तो स्पेशल कोर्ट के बेल ऑर्डर में भी व्हाट्सएप चैट्स में वाकई में क्या लिखा हुआ है इनका हवाला उस ऑर्डर में नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि उनकी आर्यन खान की बातें किन्हीं थर्ड पर्सन्स के साथ में, किन्हीं पेडलर्स के साथ में चल रही थी। लेकिन अगर वो चल भी रही थी तो अब 27 दिन का पीरियड निकल चुका है, उन आदमियों को अभी तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया? अगर वाकई में वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल वहां पे उपलब्ध है तो ये क्वेश्चन उन व्हाट्सएप चैट्स में खड़े होते हैं। ये भी खड़ा हो रहा है कि दो साथियों को जमानत मिल गई, आर्यन को जमानत क्यों नहीं मिली? सवाल में रहे कि एनडीपीएस एक्ट में बेल दिए जाने के लिए किस तरीके के प्रावधान होते हैं और क्या ये प्रावधान प्रत्येक प्रकरण में जिसमें आर्यन का केस भी शामिल है, क्या सभी पर एक ही तरीके से लागू होते हैं? सर बेल ग्रांट करने के लिए सेक्शन 37 का बार एनडीपीएस एक्ट में अप्लाई होता है। एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37 है जो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस अंडर सेक्शन 19, सेक्शन 24 और सेक्शन 27A कमिट किया है और उनके पास से जो क्वांटिटी मिली है वो कमर्शियल क्वांटिटी है। सर ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का जिसमें कि हर ड्रग के रिस्पेक्ट में कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटीज़ बताई गई हैं। सो स्मॉल क्वांटिटीज़ जहाँ पाई जाती हैं वो कंपेरेटिवली बहुत माइनर ऑफेंसेज होते हैं और जो कमर्शियल क्वांटिटी पाई जाती है वो मच लार्जर इम्पैक्ट के ऑफेंसेज होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सज़ा होती है और यहाँ सज़ा जो होती है कम मिनिमम एंड कम होती है। सो ये जो बार है सेक्शन 37 में बेल ग्रांट करने पे वो अप्लाई होता है सेक्शन 19 का ऑफेंस, सेक्शन 24 का ऑफेंस एंड सेक्शन 27A, नॉट 27 जी, जो कि तीनों सेक्शंस इस केस में मौजूद नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज कि यहाँ पे कोई कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है। कमर्शियल क्वांटिटी कैनबिस के केस में 100 ग्राम्स होती है, जबकि यहाँ पे जो क्वांटिटी मिली है वो सिर्फ 6 ग्राम है। सो दोनों ही कंडीशंस जो सेक्शन 37 के बार में अप्लाई होती हैं वो फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं। और ये जो बार होता है वो भी मैं बता दूं, बार ये होता है कि कोर्ट को ये स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा बेल ग्रांट करते टाइम कि अक्यूज्ड फर्दर जब वो बेल पे होगा तो वो दोबारा से कोई क्राइम नहीं कमिट करेगा जी। ये ऑब्जर्वेशन होने के बाद ही कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है। अब ये फैक्टर डिटरमाइन करना कि अक्यूज बेल पे होने के बाद फर्दर कोई क्राइम कमिट नहीं करेगा, ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कोर्ट्स के लिए। इसलिए एनडीपीएस केसेस में जहां कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है वहां पे नॉर्मली बेल्स नहीं हो पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ वरिष्ठ वकील थे जावेद खान जी, जिन्होंने आपको बहुत बारीकी से समझाया कि आर्यन केस के अंदर क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से जो धाराएं लगी हैं उनके इर्द गिर्द ये पूरा केस चल रहा है। व्हाट्सएप का जिक्र बहुत आता है, वो कहते हैं कि इसको एक तरीके से सबूत के तौर पर नहीं देख सकते। इसके अलावा भी बहुत सी बातें जो आपने सुनी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।